गुड मॉर्निंग। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 6 में पढ़ेंगे न्यू चैप्टर, उसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो फर्स्ट पढ़ते हैं व्हाट इज अ वर्क। वर्क इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यानी कि क्या होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, वर्क बोलेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट जो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी जिस समय फोर्स लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। उसको क्या बोलेंगे, वर्क बोलेंगे। ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, जीरो रहेगा, तो उस समय क्या होगा, वर्क जीरो होगा। माना कोई मैन है या कोई कूली वगैरह, जिसके जनरली अब क्या होता है, कूली क्या होता है, एक सामान उठाता है, बहुत भारी सामान उठाता है, ठीक है, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसके द्वारा वर्क किया गया कि नहीं, तो बोलेंगे कि नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, कि इसके बीच में और जो बॉडी यानी कि जो उठाया है उसके बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो, यानी कि सर पे रखा है अभी भी, और किसी दूसरे प्लेस पे जाएगा तो उस कंडीशन में क्या है, सर पे ही रखेगा, यानी कि बॉडी और उसके बीच में क्या है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। इस कंडीशन में भी क्या होगा, वर्क जीरो है। ये भी ध्यान देना, ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। यानी जो कूली सामान उठाएगा या आप जो भी हैं, और कोई भी भारी सामान उठाकर आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा बॉडी और आपके बीच में। तो उस कंडीशन में वर्क जो क्या होगा, जीरो होगा। फिर एक पॉइंट याद रखना कि वेन एवर वर्क इज डन एनर्जी ट्रांसफर्ड, यानी कि बिना एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के वर्क डन होगा ही नहीं। यानी कि अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी बॉडी पे, तो ये क्या होगा, इस बॉडी से इस बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर होगा। ठीक है। बिना एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन वर्क डन नहीं होगा, याद रखना। अब आता है मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। इसको डब्ल्यू स्क्वायर क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एफ एस कॉस थीटा। यहाँ डब्ल्यू क्या हो गया, वर्क डन बाय द फोर्स, फोर्स का वर्क डन कितना हो रहा है, एफ हो गया फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, एस हो गया डिस्प्लेसमेंट कॉज बाय द फोर्स, यानी कि फोर्स अप्लाई करने के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ठीक है। एंड थीटा इज इक्वल टू वो एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। इसका मतलब ये हो कि अगर फोर्स किसी बॉडी पर अप्लाई करें, ठीक है, तो हो सकता है कि इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे वो हल्का किसी एंगल के साथ क्या होगा, डिस्प्लेस्ड किसी और डायरेक्शन में हो जाए, यानी कुछ एंगल बन रहा है उसके डिस्प्लेसमेंट के बीच में और जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके बीच में। तो उस कंडीशन में फॉर्मूला आएंगे एफ एस कॉस थीटा। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो कॉस थीटा इक्वल, यहाँ थीटा इक्वल टू जीरो है, कॉस जीरो की क्या होगा, 1 हो जाए, यानी कि जनरली क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस हो जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा तो, अगर कुछ डिस्प्लेसमेंट तो कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट पूछा डायमेंशन। डायमेंशन लिखने के लिए सिंपल एक ट्रिक है कि जो भी आपका जो भी दिया होगा, यानी जो भी फॉर्मूला है उसका क्या करेंगे, सिंपल आप क्या यूनिट लिखिए। तो एफ एस कॉस थीटा, तो एफ का यानी कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का सेकंड एक तो यूनिट होता है न्यूटन, सेकंड होता है क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि मास एंड डिस्प्लेसमेंट था, मास के लिए किलोग्राम, मीटर पर सेकंड। एस यानी डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा, सिंपल क्या होगा, मीटर होगा। तो सिंपल किलोग्राम को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, किलोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, यानी कि मास है तो एम से रिप्रेजेंट करेंगे। एम क्या है, ऊपर में एम एक ये हो गया और एक ये हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, एम स्क्वायर हो जाएगा। अगर एक साथ लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, 2m, यानी कि एम स्क्वायर हो जाएगा। एम स्क्वायर, एम क्या शो कर रहा है, एम क्या शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, यानी कि लेंथ को शो कर रहा है, तो क्या होगा, एल स्क्वायर हो गया। ठीक। t-2, टी नीचे में था, इस क्या है सेकंड स्क्वायर है, तो इसको क्या बोलते हैं, टी से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को शो कर रहा है, तो नीचे में तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, t-2, यानी सिंपल क्या करना है, आपको यूनिट लिखना है और उसको रिप्रेजेंट करना है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किलोग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है मास को, मीटर रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को, और ये सेकंड स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को। तो सिंपल उसको लिख देना है सिंपल फॉर्म में, एम एल स्क्वायर टी टू पावर -2 हो जाएगा। ठीक है। फिर आपको याद रखना इट इज क्या, यानी कि जो वर्क है वो क्या है, वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी के डायरेक्शन डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे फॉर्मूला है, फोर्स अप्लाई कर वो डायरेक्शन डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट वाला डिपेंड करेगा, डिस्प्लेसमेंट, ये नहीं कि वर्क पूरा वर्क ही वो डिपेंड करेगा। याद रखना, यहाँ पर कंफ्यूजन होगा। जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो फोर्स के डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो रिलेशन है। लेकिन ये वर्क कभी क्या हुआ, किसी कभी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा, यानी कि किसी भी डायरेक्शन कभी वर्क होता है, कहीं भी वर्क होता है, ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। फिर इसका ऐसा यूनिट याद रखना है, ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल होगा। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं एनर्जी के बारे में। एनर्जी क्या है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय बॉडी इज कॉल्ड इट्स एनर्जी, यानी किसी बॉडी का क्या है, कितना काम करने की कैपेसिटी है, उसी को बोलेंगे एनर्जी। सिंपल है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय बॉडी। बॉडी यहाँ पे बॉडी का मतलब क्या, कोई मशीन भी हो सकता है, तो उसका कितना कैपेसिटी है किसी वर्क को करने का, उसको बोलेंगे एनर्जी। देखो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ये भी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा, यानी कि किसी भी डायरेक्शन में एनर्जी लग सकता है, कहीं भी लग सकता है, यानी कि डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा। इट ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल होगा। यानी कि याद रखना, वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट सेम होगा, यानी कि जूल होगा। एनर्जी का होता है बहुत सारा तरह का होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, विंड एनर्जी होता है, सोलर एनर्जी होता है, लेकिन जनरली हम फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। तो आखिर मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है, तो ध्यान देना, मैकेनिकल एनर्जी मतलब होता है एनर्जी डेवलप्ड इन अ बॉडी ड्यू टू द वर्क डन, यानी वर्क डन के कारण होगा। अगर किसी बॉडी में एनर्जी डेवलप तो उसे क्या बोलेंगे, मैकेनिकल एनर्जी। वर्क डन मतलब क्या, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीपल, याद रखना, उसी कारण अगर डेवलप होता है तो बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी। अब बढ़ते हैं मैकेनिकल एनर्जी कितना टाइप होगा, टू टाइप्स का होता है। पहला आता है पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकंड इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो फर्स्ट पढ़ते हैं व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो लिखा होता है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क
develop in a body due to its positions and configurations is called its पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि उसके पोजीशन के कारण और कन्फिगरेशन, पोजीशन मतलब हो गया किस पोजीशन में रखा हुआ है, एंड कन्फिगरेशन मतलब क्या हो गया किस तरह से उसको बनाया गया है। तो इस दोनों के कारण अगर उसमें एनर्जी डेवलप हो रहा है तो उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क डेवलप इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड कन्फिगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। उसका पोजीशन और कन्फिगरेशन के कारण क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है एनर्जी डेवलप हो रहा है, यानी कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क उसमें डेवलप हो रहा है। ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल देखना चाहिए तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा फर्स्ट इज अ स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या होता है, उसको अगर फैलाते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। स्प्रिंग फैला हुआ है या प्रेस करेंगे तो उसमें क्या होगा, स्टोर जो एनर्जी रहेगा उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। डैम, डैम का मतलब होता है वाटर डैम, यानी क्या करते हैं वाटर क्या करते हैं किसी हाइट पे क्या करते हैं स्टोर करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट में, तो क्या होगा डैम भी क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करेगा। मैथमेटिक्स को लिख लेना चाहें तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है P = mgh, जहां m शो कर रहा है मास को, g शो कर रहा है ग्रेविटेशन, यहाँ पे याद रखना m शो कर रहा है मास को, एंड g शो कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या ग्रेविटी, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन कितना है उसमें, एंड h = जो पूछ रहा है हाइट, बोल रहा है क्या हाइट ऑफ बॉडी फ्रॉम सरफेस टू सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ के सरफेस से कितना हाइट पे रखा हुआ है वो बॉडी, तो ठीक है ये हाइट को शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। फर्स्ट पढ़ चुके हैं पोटेंशियल एनर्जी, नेक्स्ट पढ़ेंगे व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। तो लिखा हुआ एनर्जी पोजेसेस बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, एनर्जी पोजेसेस बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, यानी कि जो एनर्जी डेवलप हो रहा है, एनर्जी पोजेस किया है, यानी कि जो एनर्जी डेवलप किया जा रहा है किसी बॉडी द्वारा, क्या उसके मोशन के कारण डेवलप होगा, उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। सिंपल सी बात है, एनर्जी पोजेसेस बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। मैथमेटिक्स से प्रेजेंट करेंगे के से, के से लिखेंगे हाफ mv², ठीक है, के से यानी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। यहाँ पे m क्या है, m शो कर रहा है मास ऑफ द बॉडी, एंड v शो करेगा उसकी कितना स्पीड से वो मूव कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या है, इसको ध्यान से ध्यान देना। बिकॉज इट स्टेट दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी को ना ही तो बना सकते हैं, कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि नहीं इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिंपल क्या कर सकते हैं, ओनली एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ट्रांसफॉर्म यानी कि किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या करेंगे चेंज करेंगे, यानी कि माना कि इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिकल तो क्या करेंगे मैकेनिकल में कन्वर्ट करेंगे, उसे बोलेंगे ट्रांसफॉर्म्ड ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसका एग्जांपल कुछ पढ़ते हैं, या नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है क्या, सम इक्विपमेंट यूज टू ट्रांसफॉर्म्ड एनर्जी। बहुत सारे इक्विपमेंट है, जैसे कि डायनामो है, डायनामो क्या कर रहा है मैकेनिकल इंजन क्या कर रहा है इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। कैंडल लाइन जो कैंडल लाइट जो होता है क्या करता है केमिकल को लाइट और हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन होगा जो साउंड की एनर्जी क्या करेगा इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद माइक्रोफोन जो जनरली क्या होता है ईयरफोन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं या फोन में इस्तेमाल होता है, क्या करता है जो हम बोलते हैं क्या करता है इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाता है। लाउड स्पीकर क्या होगा इलेक्ट्रिकल क्या करेगा साउंड एनर्जी में करेगा। सोलर सेल आप समझ होंगे सोलर एनर्जी क्या करेगा इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा। सेल है यहाँ पे याद रखना है, सोलर सेल या जिसको सोलर प्लेट भी हम लोग जनरली गाँव वगैरह में बोलते हैं। ट्यूबलाइट्स हो क्या होगा इलेक्ट्रिकल क्या कन्वर्ट करते हैं लाइट में कन्वर्ट करेगा। बैटरी जो क्या होगा इलेक्ट्रिकल क्या करेगा इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा। एंड मोटर क्या करता है इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जिम और गिटार क्या होगा मैकेनिकल को साउंड में करेगा। और फैन यानी कि जो समर में इस्तेमाल करते हैं वो क्या होगा इलेक्ट्रिकल क्या करेगा विंड एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। जनरली आपको याद रखना इनपुट हम क्या दे रहे हैं, इनपुट जो देंगे उसको क्या होगा उस फॉर्म में एनर्जी लेगा, ठीक है। और आउटपुट में क्या दे रहा है, तो सिंपल बात है इलेक्ट्रिकल इनपुट में लेता है आउटपुट में क्या देता है विंड एनर्जी देता है। तो ये क्या करेगा ट्रांसफॉर्म करेगा इलेक्ट्रिकल टू विंड एनर्जी। नेक्स्ट पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन द मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक का फॉर्मूला होता है हाफ mv², ठीक है। इसको लिख सकते हैं क्या हाफ m क्या करते हैं मास से मल्टीपल करते हैं नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह। तो इसको लिखते हैं हाफ m² v² अपॉन m अपॉन क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा। m भी इक्वल क्या जानते हैं m क्या शो करता है मोमेंटम को शो करता है। जनरली क्या करते हैं हाफ 2m p²। यहाँ पे याद रखना स्मॉल p से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल p से रिप्रेजेंट करेंगे तो पावर हो जाएगा, स्मॉल p रहेगा यानी कि मोमेंटम शो करेगा। हाफ ये क्या हो जाएगा p² अपॉन 2। इसका मतलब ये 1/2m जो क्या है कॉन्स्टेंट टर्म है। तो जनरली क्या बोल सकते हैं हम लोग कि जो काइनेटिक एनर्जी हो मोमेंटम के होल स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी काइनेटिक एनर्जी को अगर 2 टाइम्स करते हैं तो मोमेंटम होगा 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर उसको 3 टाइम्स करें तो क्या होगा 9 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि सिंपल स्क्वायर के टर्म में रहेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं जो लास्ट टॉपिक है उसका नाम है पावर। पावर क्या है, पावर लिखा हुआ है सिंपल रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट का मतलब समझते हैं सिंपल टाइम से डिवाइड करना, रेट का मतलब कुछ नहीं करना टाइम से डिवाइड करना। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी जो वर्क के बारे में क्या टाइम से डिवाइड करना क्या मिलेगा हमको पावर मिलेगा। पावर का फॉर्मूला लिखना चाहते तो P = डेवलपमेंट T लिख सकते हैं। यूनिट अगर लिखना चाहें तो क्या होगा, ये क्या है वर्क है, वर्क का यूनिट क्या होता है जूल होता है, एंड टाइम का सेकंड होता है यानी कि जूल सेकंड हो जाएगा इसका यूनिट। अगर ऐसा यूनिट की बात करें याद रखना अगर ऑप्शन ही रहेगा जूल पर सेकंड एंड क्या रहेगा वाट रहेगा, तो आपको वाट मानना होगा क्योंकि ऐसा यूनिट क्या होता है वाट होता है। वाट किन के नाम पे जेम्स वाट के नाम पे इनका यूनिट रखा गया, जेम्स वाट के रिस्पेक्ट में क्या है इसका यूनिट क्या रखा गया वाट रखा गया।
आपको पूछा जाएगा नेक्स्ट और कि पावर का प्रैक्टिकल यूनिट बताइए। एक ऐसा यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट अलग होता है। प्रैक्टिकल यूनिट बोलते हैं हॉर्स पावर। हॉर्स यानी कि घोड़े का पावर, सिंपल ही है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 HP से। अगर पूछा कि 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितना वाट होता है, ये आपको हमेशा याद पूछा जाएगा। तो 1 HP इक्वल टू होता है 746 वाट, यानी कि 746 वाट। एक चीज और आपको याद रखना है, 1 किलोवाट आवर। किलोवाट आवर किसका यूनिट होगा? किलोवाट आवर यूनिट होगा एनर्जी का, याद रखना है। ये क्या करेगा, एनर्जी का या तो क्या होगा, या तो वर्क डन का, दोनों का यूनिट क्या होगा, किलोवाट आवर होगा। तो सिंपल याद रखना, किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 × 10⁶ जूल। सिंपल पढ़ चुके हैं, जूल क्या यूनिट है, क्या वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट है। तो याद रखना है कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 3.6 × 10⁶ जूल। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।